बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। आज का क्वेश्चन होने वाला है, अधिगम की परिभाषा दें। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अधिगम क्या है और अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इन विभिन्न कारकों में अंतःक्रिया होती है तथा इस अंतःक्रिया का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। इसमें से कई कारक इस सीखने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, तो वहीं कुछ कारक इस प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ऐसे कारकों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है जो अधिगम प्रक्रिया को तेज और प्रभावशाली बनाने में उत्तरदायी होते हैं, और जो कारक अधिगम प्रक्रिया को धीमा करते हैं उनको नियंत्रित करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना कि तेज करने वाले कारकों को प्रोत्साहन देना। आइए जानते हैं अधिगम प्रक्रिया को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, परिपक्वता। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसकी सीखने की जो गति है वो बढ़ जाती है। जैसे एलकेजी का बच्चा है, वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन एक 12th क्लास का बच्चा है, वो मैच्योर हो चुका है, वो परिपक्व हो चुका है। तो दोनों के अंदर जो सीखने की गति है वो उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आ जाता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। जब किसी विद्यार्थी को मोटिवेट किया जाता है तो उसके अंदर उस कार्य को करने की ललक ज्यादा बढ़ जाती है, वो अभिप्रेरित हो जाता है और वो उस कार्य को बड़ी तेजी से करने का प्रयास करता है। तो अभिप्रेरणा यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाता है ध्यान व रुचि। जब किसी बच्चे का किसी कार्य के अंदर ध्यान होता है, रुचि होती है, तो उसका जो सीखना है वो ज्यादा तेज गति से होता है। लेकिन अगर कार्य के अंदर ध्यान और रुचि न हो, उसके ऊपर उस कार्य को थोपा गया हो, तो वो जो अधिगम होगा वो तेज गति से नहीं होगा, धीमी गति से होता है। स्मृति। हमारा स्मृति का जो स्तर है, मेमोरी का जो पावर है वो कैसी है? क्या हम एक बार पढ़ने से याद कर लेते हैं या हमें बार बार बताने की आवश्यकता होती है? तो कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि स्मृति का जो स्तर होता है वो ऊंचा होता है और कुछ का धीमा होता है। कक्षा के अंदर 70-80 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से 2 4 10 बच्चे ही अच्छे मार्क्स यानी 80% लेके जाते हैं, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो 50 भी रह जाते हैं। ये कारण क्या है? ये है मेमोरी। भाई उनकी जो स्मृति स्तर है वो किस लेवल का है, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद आ जाता है इच्छा शक्ति। भाई उस बच्चे की, उस व्यक्ति की उस कार्य को सीखने की इच्छा शक्ति कितनी है। अगर मान लो किसी कार्य को सीखने में आपकी इच्छा शक्ति ही ना हो, तो क्या आप उस कार्य को सीख पाएंगे? आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि अगर हमारी इच्छा शक्ति है तभी हम उस कार्य को सीख सकते हैं। यहां तक आपने वीडियो देखी है, यानी आपकी इच्छा शक्ति है भाई वीडियो को देख लिया जाए। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है तो आप क्या करोगे? वीडियो को स्किप करके चले जाओगे। तो यानी इच्छा शक्ति है तभी हम किसी कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये भी हमारे अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक दोष। अगर शारीरिक रूप से बच्चा या व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी अधिगम की जो शक्ति है उसको प्रभावित करेगा। अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करेगा। बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता का स्तर कैसा है? वो लो लेवल का है, वो हाई लेवल का है।
उसकी जो बौद्धिक क्षमता है कितनी है। अगर ज्यादा होती है तो ज्यादा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अगर कम है तो कम सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपकी जो लर्निंग होगी, आपका जो अधिगम होगा, वो भी अच्छा हो पाएगा। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप कक्षा को भी अच्छी प्रकार से हैंडल नहीं कर पाओगे, आप कक्षा के अंदर नहीं बैठ पाओगे, और जो आपका सीखना है वो उस लेवल तक का नहीं हो पाएगा जिस लेवल तक आप चाहते हैं। भोजन एवं पोषक आहार। भोजन और पोषक आहार भी हमारी लर्निंग को, हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अगर आप स्वस्थ पौष्टिक भोजन खाते हैं तो वो हमारी शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, हमारे मेंटल लेवल को हाई रखेगा, मेंटल लेवल यानी मानसिक स्तर जो स्वास्थ्य है उसको भी अच्छा रखेगा। लेकिन वहीं अगर आप फास्ट फूड वगैरह या इधर उधर की चीजें खाते हैं तो वो हमारे शारीरिक शारीरिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको प्रभावित करेगा, और उसको प्रभावित होने से हमारा जो सीखना है, हमारी जो लर्निंग है, वो भी प्रभावित होगी। उसके बाद कठिनता स्तर। किसी भी क्वेश्चन का कठिनता स्तर क्या है। मान लो जैसे आपको एक क्वेश्चन कराया गया और वो बिल्कुल सिंपल है, आप उसको आसानी से कर जाएंगे। लेकिन जैसे मैथ्स है, साइंस है, उनका कठिनता स्तर ज्यादा होता है, मतलब वो कठिन होते हैं। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को वो लेट समझ में आते हैं। तो जितना ज्यादा कठिनता स्तर होगा वो आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अध्ययन विषय की मात्रा। आपको एक दिन में कितना विषय पढ़ाया जा रहा है। कम विषय पढ़ाया जा रहा है, आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन अगर उसी विषय को लंबा खींच दिया जाता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे, और आपका जो माइंड है वो वहां उस कार्य में नहीं लग पाएगा, और आपका जो सीखना है, आपका जो अधिगम है, वो प्रभावित होगा। जीवन से संबंध। बहुत बार हमने ऐसे अध्यापक देखे हैं जो क्वेश्चन कराते हैं लेकिन उसको जीवन से संबंधित करके कराने का प्रयास करते हैं, और वो ज्यादा लंबे समय तक हमारी मेमोरी के अंदर बैठ जाता है। यानी किसी भी कार्य को जब सिखाया जाए तो जीवन से अगर उसका संबंध जोड़ के समझाया जाए तो वो ज्यादा लंबे समय तक हमारी मेमोरी के अंदर रहेगा, तो हमारा जो सीखना है वो प्रभावित होगा। सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया भी हमारे सीखने को, हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। अभ्यास वितरण। आपने किसी भी पॉइंट पर कितना अभ्यास कराया, किसी यूनिट पर कितना अभ्यास कराया, कितनी प्रैक्टिस की। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, क्या वो एक दिन में सीख जाता है? नहीं। उसको चलाने के लिए, उसको उस साइकिल को सीखने के लिए 10 दिन, 15 दिन, महीने लग जाता है। धीरे 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 वो उसमें पारंगत भी हो जाता है। तो यानी जितना अभ्यास किसी कार्य का किया जाए उतना हमारा जो सीखना है, जो हमारी लर्निंग है, वो प्रभावित होती है। परिणाम का ज्ञान। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें हमारी उपलब्धियां नजर आने लग जाती हैं। अगर आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आपको परिणाम का ज्ञान हो जाता है। जैसे आप एग्जाम दे के आते हैं तो आप कई बार क्या कहते हैं कि इस पेपर में तो हम अच्छे मार्क्स लेंगे, यानी आपको पहले से ही परिणाम का ज्ञान हो गया कि अब की बार तो हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे। लेकिन कई बार आप अगर पेपर को सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो आप खुद कह देते हो कि अब की बार का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें मार्क्स कम आने की चांसेस है। यानी अगर परिणाम का ज्ञान आपको पहले से हो जाता है तो आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। अगर आपको ज्ञान हो जाता है कि इसको मैं अच्छे तरीके से अब की बार नहीं कर पाऊंगा, तब भी आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं अच्छा रिजल्ट ला सकता हूं तो आप उसमें और ज्यादा मेहनत करके और आपकी लर्निंग को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्य का समय। जब किसी भी कार्य को कराया जाए तो उसमें कितना समय दिया गया है, ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है।
आपने देखा होगा अक्सर स्कूलों के अंदर जो टाइम टेबल होता है, जो कठिन विषय होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में पढ़ाए जाते हैं, और जो आसान से विषय होते हैं उनको लास्ट के पीरियड में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश होता है, और हम उस कार्य में अपना लगन से कार्य करते हैं, तो हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। आराम एवं थकान, क्या किसी भी कार्य को सीखने के लिए आराम दिया गया है, या लंबे समय तक जो कार्य किया गया तो उसमें थकान का अनुभव हुआ है, तो ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। बीच बीच में आराम देना और थकान होने पर रुकना और फिर कार्य में लग जाना। उचित वातावरण, किसी भी प्रकार का सीखना हो, चाहे वो कक्षा के अंदर है, कक्षा से बाहर है, या कोई भी कार्य है, उसके लिए उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी व्यक्ति को अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, तब तक वो उस माहौल के अंदर अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। अध्यापक की भूमिका, जो लर्निंग होती है उसके अंदर जो अध्यापक होता है उसकी बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी कक्षा के कितने विद्यार्थी उसके कार्य के अंदर रुचि ले रहे हैं और उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है। कोई बच्चा अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उनको किस तरीके से लय में लाना है, उनको किस तरीके से उस कार्य के अंदर लगाना है, अध्यापक की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। और कार्य की रोचकता, कार्य रोचक पूर्ण होगा विद्यार्थियों का ध्यान लगेगा, कार्य रोचक पूर्ण नहीं होगा तो विद्यार्थियों का ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए अध्यापक, आपने देखा भी होगा, बहुत बार जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए उदाहरणों का, दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगा रहे और वो किसी भी प्रकार के बोर्डम में ना आए। तो कार्य की रोचकता भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सीखने की विधियां। आप सीखने की विधियां किस प्रकार की यूज कर रहे हैं? आप करके सीखना, आप लेक्चर मेथड, भाषण विधि, या आप प्लेवे मेथड खेल के द्वारा, या आप जैसे इंग्लिश के अंदर आ जाता है ट्रांसलेशन मेथड, या डायरेक्ट मेथड, मतलब आप किस प्रकार की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी हमारी जो लर्निंग है उसको प्रभावित करती है। उसके बाद आ जाता है समय सारणी, टाइम टेबल। टाइम टेबल भी हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि जो स्कूलों के अंदर जो बच्चों के पीरियड होते हैं, लेक्चर होते हैं, वो 35 से 40 मिनट का रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, मनोविज्ञान भी मानता है कि हम ज्यादा लंबे समय तक किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख सकते। तो 35 से 40 मिनट का जो समय होता है वो हमारे लिए प्रॉपर होता है। उससे ज्यादा का समय अगर होगा तो हमारा जो ध्यान है वो कक्षा के अंदर नहीं लग पाएगा। इसीलिए जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी होता है, उसका गठन किया जाता है, ताकि बच्चे को पता रहता है कि कौन सा विषय कब पढ़ाया जाना है। ये सब पॉइंट जितने भी है मैंने अभी आपको बताए, ये हमारी लर्निंग को, हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना बहुत से ऐसे तत्व हैं सीखने में जिन पर निर्भर करता है। इन तत्वों के अभाव में हम सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर हम किसी भी कार्य को सीखते हैं तो इन तत्वों का विशेष ध्यान रखना होता है। यानी ये जो तत्व हैं इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, तभी हम अपनी जो सीखना है, अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।